हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास की न केवल एक प्राचीन और भौगोलिक दृष्टि से अपनी समकालीन सभ्यताओं से एक विस्तृत सभ्यता थी, अपितु ये जो सभ्यता है वो अपनी समकालीन सभ्यताओं से कई दृष्टिकोण से भिन्न थी और अनेक दृष्टियों से इनमें इसमें जो नवाचार है वो हुआ और एक प्रकार से ये अनेक दृष्टियों से युग परिवर्तनकारी भी थी। जब इनकी समकालीन सभ्यताओं पे दृष्टिपात करते हैं तो मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता को जब हम देखते हैं तो उन सभ्यताओं के विषय में हमें ये नज़र आता है कि वे अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण नहीं रख सकी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी परंपराओं और धर्म को हज़ारों वर्षों से है वो संरक्षित करती चली आ रही है। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की जो परंपराएं हैं वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जहाँ मिस्र के धर्म की हम बात करें तो वहाँ बहुदेववाद के स्थान पर अब एकेश्वरवाद अर्थात इस्लाम का पदार्पण, इस्लाम धर्म मिस्र के लोग वो अपना रहे हैं। एकेश्वरवाद है वो वहाँ स्थापित हो गया। जहाँ मिस्र की जो सभ्यता के अंदर पिरामिड बनाने की एक जो स्थापत्य कला थी वो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त मिस्र के अंदर जो मम्मी जिसके द्वारा शवों को है वो संरक्षित रखा जाता था, उसकी विधियां समाप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और जो विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, परंपराएं हैं और जो सोशल सिस्टम्स है वो लगभग है वो लुप्त हो चुके हैं। और जब ग्रीस की बात करते हैं तो वहाँ भी है जो 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 बहुदेववाद था उसके स्थान पर है अब वो ईसाई धर्मावलंबी हो गए हैं। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता है अपनी समकालीन सभ्यताओं से इस प्रकार से भी भिन्न थी, इस दृष्टि से भी भिन्न थी या भिन्न है कि उनकी समकालीन सभ्यताओं की जो परंपराएं हैं और जो मान्यताएं हैं वो वर्तमान के अंदर है वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता की बहुत सी परंपराएं हैं और जो 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 बहुत सी विशेषताएं हैं उसको वर्तमान में भी हैं, हम उसको है वो लगातार अपनाते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से सिंधु सभ्यता अपने आप में एक विशिष्ट सभ्यता है वो कही जा सकती है। जहाँ तक सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो बिल्कुल विशिष्ट था, वेल प्लान्ड था। और नगर नियोजन के अंदर जो सड़कों का निर्माण था, जो सड़कें संकोण पर काटती थी और नगर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। तो वर्तमान का जो नगर नियोजन है उससे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से है वो वर्तमान है का नगर नियोजन से भी हम प्रेरणा है वो ले सकते हैं या लेते हैं, क्योंकि आज भी जो विभिन्न प्रकार की जो कॉलोनियाँ हैं वो पूर्व नियोजित है। वो सड़कों का निर्माण पहले किया जाता है और उसके बाद में नगर का निर्माण किया जाता है। नगरों के निर्माण के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र का जो विभाजन है, जो सिंधु सभ्यता के लोग नगरों को विभिन्न पार्टीशन में विभाजित करते थे, वर्तमान में भी है वो। हम अपने आवासीय जो अपनी कॉलोनी है उसको आवासीय कॉलोनी है, शासक वर्ग के लिए अलग सिविल लाइन्स वगैरह हैं, शहरी क्षेत्र है या जो व्यापारिक क्षेत्र है या जो सार्वजनिक इमारतों का क्षेत्र है या जो अन्न भंडार करने का क्षेत्र, कृषि मंडी वगैरह है। तो इस तरह से क्या है कि जो खादानों के गोदाम है या जो हम औद्योगिक क्षेत्र है, इस तरह से आज भी हम सिंधु सभ्यता की प्रेरणा लेकर के है वो हम अपने शहर को है वो विभिन्न पार्टीशंस के अंदर विभाजित करते हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को आज भी हम है वो वर्तमान के अंदर भी उससे हम प्रेरणा है वो ले रहे हैं। सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग से जो
एक प्रकार से हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग के अंदर है वो सीवरेज सिस्टम है, वो इसकी बहुत विशेषता थी, स्वच्छता और सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। आज भी हम सीवरेज सिस्टम उसको अपना रहे हैं, जो सिंधु सभ्यता की बहुत बड़ी देन है वो कही जा सकती है। लगातार हम जल निकास प्रणाली को अपना रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो जल संग्रहण है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। तो जल संग्रहण की जो एक विस्मयकारी, जो एक आश्चर्यजनक जो पद्धति थी सिंधु सभ्यता के अंदर है, जल संग्रहण की है। धोलावीरा के अंदर जो देखते हैं कि वहाँ पर जो एक जो 17 एक जो जलाशय वो हमें मिलते हैं, जिसके द्वारा जल संग्रह किया जाता था। तो जो रो काट जो पद्धति थी, जो शैलाश्रयों को काट करके जो एक तरह से बनाने की जो विधि थी, वो आज भी है। वो इस तरह से पानी संग्रहण करने की जो व्यवस्था है, उसको आज भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा लेकर के उसको हम जल संग्रहण की पद्धति को हम अपना रहे हैं। तो इसी प्रकार धोलावीरा के अंदर हमें विशाल स्टेडियम मिलता है। आज भी हमारे आधुनिक काल के अंदर भी स्टेडियम की जो प्रेरणा है वो हमें सिंधु सभ्यता से ही प्रेरणा मिलती है कि वहाँ एक विशाल धोलावीरा में स्टेडियम हमें मिला। विशाल स्नानागार, जो स्विमिंग पूल की हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार मिला। आज भी स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े शहरों के अंदर है, और बड़ी बड़ी जगहों पर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाता है। उसी पद्धति से निर्माण किया जा रहा है जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत था। थोड़े बहुत परिवर्तनों के पश्चात हम उसको अपना रहे हैं। तो कपास की खेती है जो विश्व को सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। तो वर्तमान में भी हम कपास की विभिन्न जो फसल है उसको अपना रहे हैं। योग साधना की जो पद्धति है वो सिंधु सभ्यता के अंदर जो एक पुजारी का सिर मिला है, एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी का मोहर मिली है जिसमें पद्मासन स्थिति में बैठा हुआ है। तो हमारा वर्तमान में हम योग की जो परंपरा है वो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण देन थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के काल में योग का प्रचलन था। क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति है वो योग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार आज भी हम एक प्रकार से हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। सिंधु सभ्यता के अंदर भी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। मोहरों पर जो कलात्मक सौंदर्य है, उसके जो विभिन्न चिन्ह हैं वो हमें हाथ सिक्कों पर है, वो आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो हाथ सिक्के मिले उन पर हमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलते हैं, जिसकी प्रेरणा मोहरों पर अंकित विभिन्न प्रकार के चित्रों से हम देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता भौतिक रूप से चाहे भले ही नष्ट हो गई, लेकिन उसकी संस्कृति के जो अनेक तत्व हैं वो अविरल रूप से हैं, हमारी संस्कृति के अंग बने हुए हैं। स्थापत्य कला और शिल्प कला की दृष्टि से हम देखें तो सिंधु सभ्यता का जो स्थापत्य कला है वो वर्तमान के अंदर भी है, वो हम उसको अपना रहे हैं। जहाँ सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन में जो दुर्गीकृत भाग था, तो प्रवर्ती भारत के अंदर दुर्ग निर्माण की जो परंपरा, उसका जो आधार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन है। क्योंकि वहाँ सुरक्षा प्रचार से थोड़े जो भूमि है उससे थोड़ा ऊंचा एक अलग अलग पश्चिमी जो भाग है वो दुर्गीकृत था। तो दुर्ग निर्माण की जो परंपरा है जो भारत के अंदर है वो प्रवृत्ति काल में हमें दिखाई देती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये राजा अपने राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, वो दुर्ग को मानते थे। तो उसमें दुर्ग निर्माण की परंपरा का जो आधार है वो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। जो विशाल स्नानागार की मैंने जो बात की, वो विशाल स्नानागार है वो हमें एक प्रकार से वो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार वर्तमान में स्विमिंग पूल है उसका परिवर्तित रूप कह सकते हैं। इसी प्रकार सभागार है, मोहनजोदड़ो में सभागार मिला है, और वो जो सभागार है वो एक प्रकार से जो 20 स्तंभों पर खड़ा हुआ जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल सभागार है, उसकी प्रेरणा से हम मौर्य काल के अंदर 7 पंक्तियों का जो एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य काल के अंदर जो एक 10 खंभों वाला जो 7 पंक्तियों का जो सभागार हमें देखने को मिलता है, राजभवन हमें देखने को मिलता है, तो उसकी प्रेरणा है वो मोहनजोदड़ो के विशाल सभागार से है, वो प्रतीत होती है। इसी प्रकार जैसे मूर्ति कला, जो स्तंभ निर्माण कला के अंदर जो वर्षभ शीर्ष युक्त है, जो अशोक के विभिन्न जो शीर्ष जो स्तंभ का निर्माण जो करवाया, उसमें जो रामपुरवा का जो शीर्ष स्तंभ है जिस पर वर्षभ की सजीव मूर्ति है, तो उसकी प्रेरणा भी है वो सिंधु सभ्यता की वर्षभ की मूर्ति से है वो मानी जा सकती है। क्योंकि सिंधु सभ्यता में वर्षभ है वो एक प्रमुख पशु था, और जो उसका सजीव चित्रण है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों के अंदर मिलता है। तो उसकी प्रेरणा से ही जो मौर्य काल के अंदर जो स्तंभ निर्माण में जो वर्षभ का जो वर्षभ शीर्ष का जो स्तंभ का निर्माण किया गया वो उसकी प्रेरणा प्रतीत होती है। इसी प्रकार से
यक्षिणी की जो मूर्तियाँ वो सिंधु काल के अंदर जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली, कांसे की मूर्ति मिली है, उसी का प्रतिरूप है वो मौर्य काल और शुंग काल के अंदर एक यक्षिणी की मूर्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण प्रियता थे, श्रृंगार प्रसाधन पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। तो वर्तमान में जो आभूषण की विभिन्न पद्धतियाँ कुछ परिवर्तनों के साथ हमें देखने को मिलती है, वो सिंधु सभ्यता की देन कही जा सकती है। मेकअप, सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मेकअप पर विशेष ध्यान देते थे। श्रृंगार जो प्रसाधन है जिसमें एक तरह से उर की शाही कब्रों में मोहनजोदड़ो के जो श्रृंगारदान मिले हैं, तो मतलब यहाँ की जो मेकअप बॉक्स की या मेकअप की सामग्री की समकालीन सभ्यताओं के अंदर भी है उसकी मांग थी। तो श्रृंगार प्रसाधन के मतलब जो सौंदर्य के प्रति जो जागरूकता है वो हमें सिंधु सभ्यता की देन मानी जा सकती है। इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन है, पशुपालन है, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग शिल्प है, उनका जो तकनीकी विकास हुआ, वो तकनीकी विकास बाद में हमारी भारतीय जो इकोनॉमी का जो आधार बना, वो सिंधु सभ्यता की देन की जा सकती है। और इसी प्रकार से जो ट्रेड और कॉमर्स की जो परंपरा वर्तमान में है, क्योंकि उस समय भारत के अंदर भारत का काफ़ी निर्यात होता था, तो जो निर्यात की जो परंपरा है वो सिंधु सभ्यता की देन मानी जा सकती है। क्योंकि सिंधु काल के अंदर मध्य एशिया है और जो पश्चिमी एशिया है या मिसोपोटामिया है, बेबीलोनिया आदि के साथ है, सामुद्रिक व्यापार था जो लोथल के गोदीवाड़ा से हमें दिखाई देती है। तो वर्तमान में भी हमें ट्रेड और कॉमर्स है उसकी जो प्रेरणा है वो सिंधु सभ्यता से मिली। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हिप्पोलस ने जो समुद्री हवाओं की खोज की उसकी जानकारी है वो सिंधु वासियों को बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि समुद्री व्यापार से वो सिंधु वासी वो काफ़ी पहले से प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर हमें स्वास्तिक है, चक्र है, वर्षभ है आदि बहुत से जो चिन्ह मिलते हैं, जो बाद के अंदर हमें जो पंचमार्क कोइन है उनके मुद्राओं पर हमें मिलते हैं। सिंधु लिपि जो पिक्टोग्राफिक लिपि थी, वो पिक्टोग्राफिक जो लिपि है उस पर हम ये देखते हैं कि उस पिक्टोग्राफिक लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाद में जो ख्राउस्टी लिपि का जो आविष्कार हुआ उसका आधार हमें ये एक तरह से एक सिंधु लिपि को ही कह सकते हैं। मापतोल के जो पैमाने हैं, जो 16 का गुणज है और दशमलव पद्धति है, वो आधुनिक युग के अंदर भी है, वो हम इसको आधुनिक युग में हमने इनको अपनाया, वो सिंधु सभ्यता की देन मानी जा सकती है। इसी प्रकार से जो चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य क्रिया है, जो कालीबंगा और लोथल से अंदर एक खोपड़ी मिली है जिसमें पानी भरा हुआ, जिसमें एक छेद मिलता है, तो शल्य परंपरा है, शल्य क्रिया चिकित्सा से सिंधु सभ्यता के लोग काफ़ी अच्छे परिचित थे और हमने शायद उससे प्रेरणा प्राप्त की। सिंधु सभ्यता का जो धार्मिक पक्ष है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें वर्तमान में भी दिखाई देता है। जैसे सिंधु सभ्यता के अंदर मातृ देवी की उपासना करते थे, वर्तमान में जो शक्ति पूजा के रूप में विभिन्न देवियों की पूजा की जाती है उसका आधार मातृ देवी की पूजा ही मानी जा सकती है। सिंधु काल के अंदर जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो पशुपतिनाथ की जो मोहर मिलती है और विभिन्न प्रकार की जो मूर्ति मिलती है, उसके आधार पर जो शिव की वर्तमान में शिव की उपासना का जो प्रचलन है जो निरंतर चला आ रहा है, जो सिंधु सभ्यता की देन मानी जा सकती है। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा और बनवाली वगैरह में अग्निवेदियाँ मिलती हैं, तो वर्तमान में जो यागिक कर्मकांड धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसका जो आधार है वो सिंधु सभ्यता को दिया जा सकता है। वर्तमान में तुलसी है, पीपल है, खजूर आदि की पूजा की जाती है। सिंधु काल के अंदर भी वृक्ष पूजा की जाती थी। वर्तमान में विभिन्न पशुओं की पूजा की जाती है, तो विभिन्न देवताओं के वाहन के रूप में इसकी पूजा कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अंदर पशु पूजा का प्रचलन था, नाग पूजा का प्रचलन था। वर्तमान में भी नाग पंचमी के रूप के अंदर हम नाग पूजा हम करते हैं। जल पूजा है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार, आज भी विभिन्न अवसरों पर जल पूजा भी की जाती है। मांगलिक प्रतीकों का जो प्रतीक चिन्ह की जो पूजा है वो वर्तमान के अंदर भी है। हम प्रतीक चिन्ह की स्वास्तिक आदि की पूजा वो करते हैं। वर्तमान में भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सिंधु काल के अंदर भी ताबीज़ों के रूप के अंदर है वो एक तरह से ताबीज़ का प्रयोग करते थे जिससे कि अनिष्टकारी शक्तियाँ उनको परेशान नहीं करे। तो इस तरह से उनका जो ताबीज़ों के प्रयोग की जो जीवंत परंपरा है उसका क्रमबद्ध एक प्रकार से जो आगे की संस्कृति के अंदर है वो जो संक्रमण हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो सिंधु काल के अंदर योगीश्वर शिव का अंकन हमें मिलता है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि योग है वो सिंधु काल में प्रचलित था। योगी की मूर्ति से जो बाद में जो श्रवण परंपराएं जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ उसका जो आधार है वो योगी की मूर्ति है वो कही जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु जो संस्कृति है वो भौतिक रूप से है वो नष्ट हो गई, और भौतिक रूप से भी नष्ट नहीं हुई अपितु उसका कृषक संस्कृतियों के अंदर है वो परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता की बहुत सी जो विरासत हैं उसकी बहुत सी चीज़ें चाहे नगर नियोजन हम लें या जल निकास प्रणाली लेवें या जल संग्रहण व्यवस्था लेवें या व्यापार वाणिज्य लेवें या जो कपास की खेती लें या योग साधना लेवें
या जो क्राफ्ट की पद्धति ले, बीड्स की पद्धति, बीड्स सिंधु काल के अंदर जो बीड्स है कि जो चुंडुद्रों में मनके बनाने का कारखाना मिलता है, और जो बीड्स विभिन्न प्रकार के जो अर्ध कीमती और अर्ध जो प्रीशियस स्टोन है उसके मनके उसका प्रयोग एक आभूषण के रूप में करते थे। वर्तमान में के अंदर भी क्या है कि मनके बनाने का जो कारखाना है, और बीड्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अंगूठियां हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने की परंपरा वर्तमान में प्रचलित है। इसकी देन सिंधु सभ्यता कोई मानी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति के बहुत से तत्व हैं जो निरंतर रूप से, एविरल रूप से है, वो 5000 साल से है, वो निरंतर चले आ रहे हैं, जो वो सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। जबकि दूसरी संस्कृतियां जो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता के जो तत्व थे, जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु संस्कृति है जो उसकी भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण देन है, वो मानी जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।